स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? लॉरेंस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक चार्ज पार्टिकल्स पे अप्लाइड होगा जब वो चार्ज पार्टिकल्स एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। मतलब अगर कोई मेरे पास मान लो चार्ज Q है और ये चार्ज Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव कर रहे हैं, मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड है और एक मैग्नेटिक फील्ड में भी मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर साइड है, v वेलोसिटी से मूव कर। मतलब एक चार्ज पार्टिकल्स अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है तो वो एक उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा एफ नेट, और वही फोर्स क्या होगा, हमारा लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स दो इफेक्ट्स के कारण ये फोर्स जनरेट होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो नेट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे तो हमारा एफ नेट की वैल्यू जो आएगी वही लॉरेंस फोर्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा, या फिर बोल सकते हैं क्या, फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो F इज इक्वल्स टू F ड्यू टू E लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। F ड्यू टू E इज इक्वल्स टू Q इंटू E। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसे ऐसे इक्वेशन 1 मान लो। एंड सेम टू सेम फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना सेकेंड। तो फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड F M इज इक्वल्स टू क्या होता है, BQV साइन ऑफ थीटा। तो ऐसा साइन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूं साइन 90, साइन 90 मतलब 1। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा एज आप साइड में लिख लेना, थीटा की वैल्यू क्या है, एज 90। तो सिंपल मैं एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूं, FM इज इक्वल्स टू VQV। ठीक, और हमारा जो नेट फोर्स होगा वो एडिशनल दोनों फोर्स का होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप F नेट इज इक्वल्स टू FE प्लस FM, मतलब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको E कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल E लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिफाइंड होगा, ठीक है ना। चलो तो ये क्या आ जाएगा, टोटल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से वैल्यूज को पुट कर दो, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू E, वेक्टर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमेशा वेक्टर में ही एक्सप्रेस करेंगे चीजों को, ठीक। अगर इसको भी एज अ वेक्टर में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। एज अ वेक्टर में अगर लिखते हैं वैल्यू को तो वेक्टर में लिख देते हैं, ज्यादा आसान रहेगी। तो एज अ वेक्टर में लिखते हैं तो ये चार्ज बाहर आ जाएगा और ये V इंटू बी होता है, मैंने पहले ही बताया था, V इंटू बी जो कि फोर्स का डायरेक्शन देता है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते थे, याद आया बात। चलो तो E और इसकी जगह Q V इंटू बी, और इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। तो ये फाइनली मेरे पास चार्ज Q को मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं Q को, और ये E प्लस E का वेक्टर प्लस V इंटू बी का वेक्टर, और ये आ जाएगा मेरा फाइनल। तो F नेट, और यही वाले इक्वेशन को बोला जाता है लॉरेंट फोर्स। क्लियर है दोनों चीजों से? तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लॉरेंस फोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपना है चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स बोला जाता है। और यही लॉरेंस फोर्स के एप्लीकेशंस के थ्रू हम देखेंगे, अगर एक चार्ज पार्टिकल्स एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि उसमें कोई डिफ्लेक्शन ना आए, और डिफ्लेक्शन आएगा तो क्या चेंजेस के कारण आएगा। मतलब अगर एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं इसको इस तरह से,
अगर ये इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाता है, तो ये किधरे साइड भी डिफ्लेक्ट होता है, तो किस कारण से होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो इन सब का। स्टार्ट करते हैं चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। तो इसके लिए मैं दो फील्ड्स क्रिएट करना पड़ेगा, पहला तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए मैं यूज कर लेता हूं ये एक्सपेरिमेंट, मतलब इधर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को रख लो, ठीक है, और इधर साइड पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज को रख लो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएंगी, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, ई का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगा, सिंपल सी बात। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो जस्ट इसी का अपोजिट मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूंगा। इसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड मैं क्या करूंगा, ऊपर साइड लूंगा, बी को मैं, क्योंकि मेरे को बैलेंस्ड चाहिए, तभी तो मैं निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चार्ज के वेलोसिटी का रिलेशन। तो ये दोनों अगर बैलेंस नहीं होगा तो चार्ज या तो इधर चल देगा या तो ऊपर चल देगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इक्वल रखने की कोशिश करूंगा और बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब इसी कंडीशन में एक प्लस क्यू चार्ज को मैं इन दोनों स्लिट के, इन दोनों फील्ड के बीचों बीच निकालता हूं। अब ये पास होगा एक स्लिट के थ्रू और ये स्लिट का होल कुछ ज्यादा ही छोटा होगा। अगर इस स्लिट के होल से चार्ज को बाहर निकलना है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कोई डिफ्लेक्शन होता है चार्ज में तो चार्ज इस छोटे से होल्स के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इससे यह भी मालूम चल जाएगा कि किधर साइड मूव कर गया है चार्ज, ठीक। तो ये आ गया। अब पूरा का पूरा सेटअप तैयार है, हमने चार्ज को v वेलोसिटी के थ्रू इस फील्ड में कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में पास करा दिया है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या रखा है, इक्वल रखा है। मतलब आप बोल सकते हो B इज इक्वल्स टू E। अभी ऐसा सपोज करके चलो, हमने ऐसा कुछ कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं किया है, ठीक है, मैं ऐसा सपोज करने के लिए बोल रहा हूं, दोनों किस लिए। तो ऐसा सपोज करके चलो, तो ये ऐसा मूव करते जाएगा बिना कोई डिफ्लेक्शन के और फाइनली बाहर निकल जाएगा। चलो तो इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी लेते हैं। तो क्या चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Fe के कारण क्या फोर्स प्रोड्यूस होगा, Q इंटू E फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, Q इंटू E फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसका स्क्रीन हो गया ना, स्क्रीनशॉट। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया तो, क्योंकि बीच में कहीं रब करना पड़ गया। तो अब ये आ जाएगा किसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसी सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Q V इंटू B प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे हमने लॉरेंट फोर्स के लिए देखा था, तो लॉरेंट फोर्स का ही एप्लीकेशन हम यहाँ यूज करेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि लॉरेंट फोर्स ही तो प्रोड्यूस होगा यहाँ पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में। थ्रू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अपने को ये फाइनल इक्वेशन मिल गया। अब जो हमारा फाइनली साइन थीटा की वैल्यू है वो तो हमें मालूम है, कंबाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। हो गया कंप्लीट। तो फाइनली इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको थोड़ा सा और इक्वेट करते हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, Q इंटू V इंटू B साइन थीटा। साइन थीटा मैं पहले ही बोल चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू E लिख लो, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने के कारण ये एक चीज तो ये है, परपेंडिकुलर नहीं है, सॉरी
मैंने गलती कर दी, मैग्नेटिक फील्ड एंड ये इक्वेशन यहाँ नहीं आएगा भाई, अपने को v और b के बीच का साइन थीटा लेना है। तो वेलोसिटी किधर जा रही है, जस्ट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जस्ट ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा एंगल, थीटा एज अ 90 एंगल बना, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ 9 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू एज अ 90 पुट कर दो, तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी मिल जाएगा। ये इसे मान लो एज अ इक्वेशन 2, इसे कट कर दो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, हो गया। अब हमारा जो मैंने पहले बोला है दोनों के लिए फोर्स इक्वल होगा, तो फाइनली मैं चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो कलेक्टिवली एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के ही रिस्पेक्ट में एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई। ठीक, तो दोनों उसकी वैल्यूज को पुट कर दो, एफ एम इज इक्वल्स टू वी क्यू वी इन, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई आ गया कंप्लीट। अब यहां पास से क्या, एक क्यू कट कर सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू ई बाय बी, ये आ जाएगा आपका एज अ इक्वेशन 1 x मान लो या कुछ भी मानो, और यही आपका एज अ करेक्ट आंसर। कोई करेक्ट में इसको गलत मत समझ लेना, सही है। तो ये आ जाएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर तुरंत समझ लेते हैं। तो मतलब अगर चार्ज पार्टिकल जो भी हमारे पास है वो इस वेलोसिटी के थ्रू इस कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब उसमें कतई भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा अगर इस रेशियो में वो मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में। बट अगर वो थोड़ा सा भी चेंजेस करता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ 3 हो गई, तो ये अपर डाउन हो गया, तो इसके कारण चार्ज क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट। ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल, ये 2 तो नीचे 2, तो 2 कट तो 1 आ जाएगा, तो भैया कि 0% डिफ्लेक्शन। ठीक, ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। तो ये आ गया सिस्टम। तो चार्ज पार्टिकल्स इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड समझ आए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट टॉपिक, अगर कोई कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है अ कंडक्टर, अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर बोलो या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बोलो, करंट कैरिंग कंडक्टर, DUC, कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, या फिर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उसके लिए एक सेटअप से ड्रॉ कर लेते हैं। एक कंडक्टर है, एक आयरन रॉड ही मान लो उसमें एक कोई चार्ज कितना है, उसमें मान लेते हैं सर्टेन चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, सर्टेन चार्जेस प्रेजेंट है, उस चार्जेस के कारण करंट मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर एक कोई कंडक्टर है मेरे पास, इस तरह का एक कंडक्टर मान लेता हूं मेरे पास है, तो इसमें आई करंट एज अ मान लेते हैं फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बी इधर साइड है, ठीक है। तो चार्ज किसी भी कंडक्टर पे चार्ज, ठीक है, करंट किसी भी कंडक्टर में किसके कारण फ्लो करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किधर साइड होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी करंट की वेलोसिटी से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे होती है, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां वेलोसिटी होगी उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होगी। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अगर करंट उधर साइड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन के लिए केस उल्टा कर देते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसने अटेंड किया है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो। अगर यहां नहीं समझ आए फिर भी कॉन्सेप्ट एक चीज दिमाग में बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये मान लेते हैं करंट उधर साइड मूव कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट डाउनवर्ड हो जाएगी।
अब यहाँ पास आई वर्सेस मान लेते हैं ये करंट का आई का डायरेक्शन है आई का, और जस्ट इधर साइड मान लेते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन इधर साइड है। तो ये दोनों के वैल्यूज के बीच, इन दोनों के वैल्यू के बीचों में, मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इस दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। तो ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 180 माइनस थीटा। समझ आ गया? कितने हो जाएगी 180 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगी। क्लियर है यहां से? तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स से Fm इज इक्वल्स टू वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा होता है। ये अपना फाइनल इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में अगर हम थीटास की वैल्यूज को पुट करते हैं तो फाइनल Fm इज इक्वल्स टू वी क्यू वी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा पुट कर सकता हूं, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी 180 माइनस थीटा है। समझ आया? अब साइन थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा पुट करोगे तो साइन ऑफ 180 क्या होता है 0। ठीक, तो साइन ऑफ 180 0 और ये क्या है माइनस, तो ये फाइनली क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। समझ आया बात? तो Fm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। क्लियर है बात यहां तक? वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, इसे एज अ इक्वेशन 1 मान लो। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम को एक बार क्लियर देख लो, क्योंकि उसमें से अगर डाउट रहा आपको तो फिर प्रॉब्लम करेगा यहां पास से। अब देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, मान ये तो कितने, एक छोटे लिमिट्स के लिए हमने निकाले, मान लेते हैं इसमें कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, मैंने बोला n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ ELECT इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं कि जितना इसमें, अगर मान लेते हैं एज अ कंसीडर कर लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो फॉर अ होल लेंथ मान लेते हैं इसका पूरा का पूरा लेंथ है L। ठीक, इस कंडक्टर का लेंथ है L। तो ये कितने एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस एन ए इंटू एल आ जाएंगे फॉर अ होल कंडक्टर के लिए। तो इसकी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इसकी वैल्यूज को इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्योंकि हम एज अ होल के लिए निकाल रहे हैं। तो अपना Fm की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी वी क्यू वी साइन थीटा इंटू एन ए एल। और इसे थोड़ा सा और मैं इक्वेट कर देता हूं, अगर करंट इलेक्ट्रिक के हिसाब से जो हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, दैट अपना एन और एन इंटू क्यू। ठीक है, चार्ज हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्यू को चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। तो एन क्यू इंटू, फाइनली इसको एक ब्रैकेट में रखो, एन इंटू क्यू इंटू ए। तो ये क्या होता है एन क्यू ए, और फाइनली हमारे पास बचा बी, और ये इंटू एल साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? अब एन क्यू ए और एक चीज और बचा है वी। ठीक है, एन क्यू ए वी क्या होता है, एन क्यू ए बी हमारा होता है, एन क्यू ए बी आई होता है। इसको ऊपर में लिख लो, एन क्यू ए बी इज इक्वल्स टू आई। तो एन क्यू ए बी इज इक्वल्स टू आई। तो फाइनली इस इक्वेशन में मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह आई। तो ये क्या हो जाएगा बी आई एल बिल साइन थीटा। समझ आया? तो मतलब ये आ जाएगा अपना फाइनल Fm। अब आएगा ये फाइनल Fm, मतलब ये आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स जो कि प्रोड्यूस होगा कोई कंडक्टर के कारण या किसी भी
कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो हो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें आप से यूज करेंगे मैग्नेटिक फोर्स BIL साइन थीटा के इतना अप्लाइड होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, चलो। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, और इसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो उसको भी लिख लो, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा एक कंक्लूड कर लेंगे। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता है तो FM वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा हट जाएगा, ठीक है। FM वेक्टर साइन थीटा हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, L का वेक्टर इंटू B का वेक्टर, और ये I, और ये आ जाएगा अपना फाइनल इक्वेशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कंप्लीट। क्लियर है। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस, इससे हम यूज करके, इसका यूज करके ही क्या बना गया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स बनाया गया है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करके हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा उसको निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं निकाला जाता है, जनरली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाता है। सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि दैट अगर हम अपने ये वाली फिंगर को क्या बोला जाता है, जैसे इंडेक्स फिंगर बोला जाता है, जो भी फिंगर, ठीक है, थंब को क्या है, थंब को हम एज अ फोर्स कंसीडर करते हैं। थंब को इसे एज अ फोर्स कंसीडर किया जाता है। इसे क्या कंसीडर किया जाता है, इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है, और इसे वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। चार्ज किधर साइड मूव कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये वेलोसिटी के लिए, ठीक है। ये फादर मदर की वेलोसिटी समझ लो। तो जैसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर साइड, तो मैं एज अ लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करूंगा और अपने फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, और जस्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने ये वाले फिंगर को ले जाऊंगा, ठीक। तो मेरे को फोर्स का डायरेक्शन जस्ट बाहर साइड मिल जा रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर साइड। मतलब इसको इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। डोनेट ये मैग्नेटिक फील्ड को डोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंबल किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज किया जाता है, बट मैं एज ए FM के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बाहर साइड आ जाएगा, ठीक है। इसी का यूज करें, आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल का भी यूज करो, वो भी आसान पड़ेगा। मैं तो राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहा हूँ, बार बार तुरंत ऐसे करो फट से आ जाता है। तो मेरे क्या V इंटू बी की डायरेक्शन में जाना है, तो सिंपल से क्या करूंगा, मैं V इंटू बी के डायरेक्शन में चल दूंगा। तो मैं क्या, अगर V इंटू बी की डायरेक्शन में जाता हूँ, V से B जाना है, तो V से B अगर जाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, एज अ बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बाहर की डायरेक्शन में आ गया। और सिंपल ये अगर जिसको कॉन्सेप्ट वाइज बात कर रहूंगा, तो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे में थोड़ा सा टाइप प्रॉब्लम किया मेरे को, पर बन गया। पर अगर जिसको कर जानते हैं जो कि चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। जस्ट इधर साइड आया और ये फोर्स का डायरेक्शन अंदर साइड आ रहा है, तो मतलब ये किसके कारण आ रहा है, पॉजिटिव के कारण। पर चार्ज कंडक्टर में किसके कारण फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो चार्ज का इलेक्ट्रॉन के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बाहर। हो गया। तो आप चाहो तो किसका यूज करो, चाहो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो, चाहो तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। मैं तो राइट हैंड थंब रूल यूज करता हूं, क्योंकि ये फटाक से ला देता है, कई प्रॉब्लम्स कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जो चाहे इस्तेमाल करो। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान रख लेना कि अगर हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू अगर हमारी 0 होगी या फिर 180 होगी, तो उस केस में उसमें कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि BIL साइन थीटा की अगर 0 वैल्यू रखते हैं तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पूरा टर्म 0। साइन ऑफ 180 वो भी 0, ठीक है। तो FM की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, FM की वैल्यू मैक्सिमम होगी किस केस के लिए, अगर थीटा की वैल्यू हम 90 कंसीडर करते हैं, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज 1 और जो कि मैक्सिमम है। तो ये सारे केस के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। और ये टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक, ठीक। अभी हमारा गैल्वेनोमीटर बचा है, एमीटर बचा है, तो वो भी देखेंगे। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत।